मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट चली थी फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, विशेषताएं जितनी वो पढ़ ली थी। आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका सिग्निफिकेंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन। तो चाहे आप ये लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चाहे आप ये लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ही बात है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन जो आएगा उसमें हम क्या रखेंगे कि अपने को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ है वो ऑक्सीडेंट है और कौन सा पदार्थ है वो क्या है, रिडक्टेंट है। यानी कि ऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीकारक। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट है इसको बोल सकते हैं, रिडक्टेंट है। यानी ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ है वो हमें किस प्रकार से पता चलेगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए। ऑक्सीडेंट के लिए क्या आता है, ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करता है तो खुद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। और जितनी इजीली कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब दूसरे पदार्थ का वो उतनी इजीली क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इस कारण से उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोलेंगे। और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब है कि वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी प्रबल ऑक्सीकारक तत्व होता है। इन सभी में से देखें तो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो देखो इसके लिए सबसे हाईएस्ट है। यदि हम इस प्रकार से देखें कि माइनस वाली वैल्यू कम होती है, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होती है, तो 2.87 यानी इसका क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन सा करता है, फ्लोरीन। तो वह तत्व या वह मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। हमने बोला था कि हाइड्रोजन से नीचे वही रखे गए हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, टेंडेंसी। और जैसे ही हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में, वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट किसके होगी, फ्लोरीन की। और जिसको इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वो दूसरे का इजीली क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम कहेंगे कि इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लास्ट में फ्लोरीन प्रेजेंट है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। सेकेंड आती है इसमें रिडक्टेंट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसके साथ जो दूसरा होगा वो उन इलेक्ट्रॉनों को इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दूसरा उनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इनका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन कर रहे हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, इसके लिए आएगा कि जिसकी इलेक्ट्रो, अब ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो एजेंट है, कौन से, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें आएगा कि इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अपनी लिथियम मेटल होती है, हम ये बोलते हैं कि H2 से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ऊपर ऐसे चलेंगे वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ऊपर लिथियम मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो उसके साथ में जो धातु है, कोई भी तत्व है, वो उस इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, लिथियम धातु। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम धातु। ये हमने किससे पता लगाया है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन सा है। ये जब स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग के रूप में तो ये वीक होगा किसके रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या होगा, वीक होगा। ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक होगा किसके फॉर्म में, ऑक्सीडाइजिंग की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक तथा दुर्बल अपचायक होता है। जबकि लिथियम है वो प्रबल अपचायक तथा दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, ये हो गया, इसमें पहला हो गया। अभी अपने को दो दे देना, ये जैसे दो दे दिए, तो सोडियम दे दिया, एक मैग्नीशियम दे दिया। तो अपने पूछे इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो अपने को इस पीरियोडिक इस वाली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। जो ऊपर होगा पीरियोडिक टेबल में दो की कंपैरिजन के लिए, तो ऊपर वाला क्या होगा, इसमें ऊपर वाला इसमें रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
सॉरी ऊपर वाला रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग और नीचे वाला क्या होगा, वीक की तरह खाली करेगा। ठीक है, ये रहेगा कि हम किस प्रकार से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके पता लगा सकते हैं कि दो में से कंपैरिजन करने आए तो कौन सा है वो स्ट्रॉन्ग होगा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कौन से वाला है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग या वीक रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में कार्य करता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कि अपने को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखें थर्ड आएगा अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के धन विद्युतीय गुण है वो हमें यहाँ से पढ़ने। कल भी पढ़ा था हमने धातुओं के धन विद्युतीय गुण। इन धातुओं में या मेटल्स की इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली त्यागेंगी उनके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतनी ही इजीली आएगा। तो हमने बोला था कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल्स प्रेजेंट है अपन इस ऑर्डर में चलते हैं तो वैसे वैसे इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ में क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मेटल्स का नेचर क्या होती है, मेटल्स की नेचर ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग लेती है और आयंस की फॉर्म में आ जाएगी इस प्रकार से। अब देखिए ये क्या है, इसको बोलेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगी उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम कहेंगे इसकी प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये। और ये इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली अपने में से त्याग देगी उतनी ही बोलेंगे इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम एक ऐसी मेटल है जो कि इजीली इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती है। इस कारण से लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। तो हम बोलेंगे लिथियम में क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इससे अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव चार्ज कब आएगा किसी भी एलिमेंट में, जब वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट सबसे इजीली कौन सा करता है, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन के लिए हमने क्या बोला कि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरीन इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। तो फ्लोरीन के ऊपर इजीली चार्ज किसमें आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की नेचर कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो होता है फ्लोरीन का। जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाईएस्ट होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो लोवेस्ट होगा। इसी प्रकार से हम देखें जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के लिए भी बोला है कि फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बना लेगा। इस कारण से हम बोलते हैं कि इसके कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे। और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाईएस्ट है तो इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो क्या होंगे, लोएस्ट होंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आगे समझ। इस प्रकार से हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑफ मेटल, यानी जो मेटल जितनी इजीली, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने मेटल्स है ना उनकी इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती हैं। इस कारण से इनकी इस प्रकार से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे हाइड्रोजन से तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और नीचे की तरफ चलेंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा। तो सबसे लास्ट वाले फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाईएस्ट, और सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स या मेटल्स बोले लिथियम, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं, सेकंड पॉइंट था ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स। ये था इसका सेकंड एप्लीकेशन बोले या सिग्निफिकेंस बोले। उसके बाद देखिए इसका थर्ड एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस।
देखिए थर्ड एप्लीकेशन में इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कौन सी केमिकल रिएक्शंस में मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा और कौन सी में नहीं होगा। तो थर्ड एप्लीकेशन रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। देखिए थर्ड में रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल चीज का ऑर्डर याद रखना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस है वो होगी और कौन सी वाली नहीं होगी। जैसे कि अपने को रिएक्शन दे दी है AgNO3 या फिर ऐसे तो बोले कि Ag2SO4 प्लस में Cu+2 आए, ऐसे केमिकल रिएक्शन दे दिया। अब पूछेंगे कि ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो ये देखना है कि इसमें से यदि मेटल का डिस्प्लेसमेंट करवाएं तो जो Ag मेटल है सिल्वर मेटल उसका डिस्प्लेसमेंट कॉपर से होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा CuSO4 प्लस में 2Ag+, ये बनेगा। बनता है या नहीं बनता वो हम देखेंगे अभी। देखें तो इसमें ये आता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कॉम्प्लेक्स में से या उसके कंपाउंड में से रिप्लेस या डिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पे आएगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स बोले या मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर उसके जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उसमें से रिप्लेस कर देती है। अब हम देखेंगे कि दो प्रकार के मेटल्स थे यहाँ पे, एक तो थी Ag सिल्वर और दूसरी थी कॉपर। इन दोनों के बीच में था, यदि ये सिल्वर था तो कॉपर से रिप्लेस हो जाती है तब तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यदि नहीं हो पाती तो नहीं बनेगा। तो अपने को चेक क्या करना है कि इन दोनों में से कौन सी मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है और रिएक्टिविटी हम चेक करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए इसमें कॉपर है वो यहाँ पे और सिल्वर धातु है कहाँ पे, इसमें इससे भी नीचे। तो कॉपर धातु क्या है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और सिल्वर उससे क्या नीचे है। तो इसमें आता है कि जो ऊपर वाली धातु होती है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दो की कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले की रिएक्टिविटी नीचे वाले धातु से क्या होती है ज्यादा होती है। तो हम ये कहेंगे कि यदि ऊपर वाली धातु है वो रिप्लेस कर रही हो नीचे वाली धातु को उसके यौगिक में से तो वो रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कॉपर धातु की रिएक्टिविटी सिल्वर धातु से ज्यादा है। इस कारण से इस रिएक्शन में कॉपर धातु का जो आयंस था Co+2 उसने क्या किया इस सिल्वर के सल्फेट में से सिल्वर को ही रिप्लेस कर दिया, खुद इसके जगह जाके जुड़ गया। तो इसमें हम जनरल एक पॉइंट नोट आउट करेंगे कि ऊपर स्थित तत्व है अपने से नीचे, इस सीरीज की बात हो रही है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित एलिमेंट्स नीचे अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड्स में से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये मेटल्स की बात हो तो मेटल्स बोल देंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स बोल देंगे, एक ही बात है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया तो ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होती है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी है वो सिल्वर धातु से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे इसी के और एग्जांपल्स करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स बोले या अदर एलिमेंट्स बोले। इसके देखें इसके अदर एग्जांपल्स में देखें नेक्स्ट एग्जांपल था अपना कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन है। ये देखें रिप्लेस करेगी क्या, देखें इस पीरियोडिक टेबल में आयरन ऊपर है और कॉपर इससे नीचे, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से तो ये रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस में C। तो ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी प्रोसीड क्योंकि यहाँ पे आयरन है वो कॉपर से पहले है ऊपर है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसका मतलब है कि आयरन की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या होगी ज़्यादा होगी। अब देखिए सेकंड, ये तो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। अब देखिए हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स।
देखिए नॉन मेटल्स भी इसी रूल को फॉलो करती है नहीं करती है, ये चेक करना है अपने को। इसमें भी ऐसे ही होता है कि ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। देखिए अपन एग्जांपल करते हैं, इसमें 2 kBr प्लस में I2, ये वाली केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होती है कि ये अपने को चेक करना है। तो 2Ki करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं Br2। अब ये देखना है कि ये वाली रिएक्शन होती है नहीं होती, होगी तो क्या होगा कि यहाँ से 2K पॉजिटिव प्लस में 2I नेगेटिव। अब ये Br इसके साथ आगे जुड़ेगा तो यहाँ से बनेगा 2KBr और प्लस में 2 आयोडीन नेगेटिव, ये बनेगा। अब हमें ये देखना है कि बनता है या नहीं बनता है, या फिर इसको ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में I2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन होती है नहीं, इसमें मेटल का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि मेटल तो सिर्फ इसमें है ही नहीं। तो ये क्या है, नॉन मेटल्स आयोडीन, ये भी क्या है नॉन मेटल्स, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है। आयोडीन हट गया, ब्रोमीन इसकी जगह जाके जुड़ गया, तो ये वाली रिएक्शन होती है। अब इसमें देखें तो इसमें देखो आयोडीन तो क्या है ऊपर है और Br2 क्या है नीचे है। तो होना तो क्या चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू मेटल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कि ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस करेगी, नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि इसमें अपोजिट होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी है वो थोड़ी अलग होती है। तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उसमें नीचे वाले की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है ऊपर वाले की कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हम करेंगे कि नॉन मेटल्स की बात आएगी, वहाँ पे नीचे नीचे स्थित जो नॉन मेटल्स है वो अपने से ऊपर वाले नॉन मेटल्स को रिप्लेस करेगी। इस कारण से नीचे स्थित Br है वो अपने से ऊपर स्थित आयोडीन नॉन मेटल उसको रिप्लेस करेगी और इस प्रकार से हमें कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो मेटल्स में तो अपोजिट चलेगा और H2 से नीचे वालों में इसमें दूसरा नॉन मेटल्स की बात है तो वहाँ पे उससे जस्ट अपोजिट करना है कि नीचे वाली है वो ऊपर वाली को रिप्लेस करेगी। इसके एक दो एग्जाम्पल और करें, हम इसमें ये करें Cl2 प्लस में 2Br नेगेटिव। देखें Br ऊपर है या फिर इसको मैं 2KBr, Br2 इसमें ऊपर है, Cl2 नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा तो Cl2 Br नेगेटिव को रिप्लेस करेगा तो इसकी जगह क्या बनेगा 2KCl प्लस में और Br2। आगे सुन, इसी प्रकार से ऐसे हो F2 प्लस में 2KCl, तो इसमें क्या है F2 और भी नीचे है तो अब F2 है वो अपने से ऊपर स्थित Cl2 को रिप्लेस करेगा तो इसमें से Cl को रिप्लेस करे तो क्या बनेगा 2KF प्लस में Cl2, ये होता है। तो नॉन मेटल्स में तो क्या होता है नीचे वाली नॉन मेटल्स ऊपर वाले नॉन मेटल्स को रिप्लेस करेगी, जबकि मेटल्स में होता है कि ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले मेटल्स को क्या करती है रिप्लेस करती है। और इस प्रकार से हम बताते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होती है और ये वाली केमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती है, ठीक है। ये थे इसके 3 सिग्निफिकेंस। उसके बाद में देखें उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या आएगा वो देखें इसके अंदर। नेक्स्ट हमें देखना है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। दोनों हम लोग के साथ में मेटल्स की रिएक्शन और मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड या दोनों हम लोग के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यहाँ पे हम 4th एप्लीकेशन लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ 4 नंबर पे हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, और मेटल्स की प्रवृत्ति ये होती है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे कि तो उसमें ये आता है कि वे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जैसे हम 2 रिएक्शन लिख दिए हैं, एक तो था जिंक प्लस में 2HCl, ये कर दिया हमने डाइल्यूट ले लिया इसको, ये केमिकल रिएक्शन। और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे Ag प्लस में HCl, ये 2 रिएक्शन लिख दी। तो ये भी मेटल्स है जिंक और ये भी मेटल्स है, लेकिन इसमें होता क्या है कि यहाँ से तो ये बनता है ZnCl2 प्लस में H2 गैस, जबकि इसमें ये होना चाहिए था कि AgCl प्लस में हाफ H2 ये होना,
मतलब कि हम मानते हैं कि मेटल्स की ये नेचर होती है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, ये एसिड है इसमें, कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या करेंगे, H2 गैस को लिबरेट करेंगे। तो ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स, तो ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए थी, इसमें से ये तो हो जाती है लेकिन ये वाली नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि वे मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो वे कहाँ पे होंगी, इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। हमने कल बोला था इस श्रेणी की जो विशेषता लिखी थी उसमें कि वे मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वे इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी और वे डाइल्यूट एसिड के साथ में क्रिया करके H2 गैस को लिबरेट कर देती है। लेकिन वे मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, वे इस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मिलेंगी और वे तनु अम्लों या डाइल्यूट एसिड के साथ में क्रिया करके H2 गैस को लिबरेट नहीं करती है। तो ये रहेगा, तो अपने शरीर में रखना है कि इस प्रकार की रिएक्शन हो तो हम ये देखेंगे कि यदि वो मेटल इस सीरीज में H2 से ऊपर है तब तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करके H2 गैस को लिबरेट करेगी, लेकिन यदि वो मेटल्स है वो इस सीरीज में H2 से नीचे है तब वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करके H2 गैस को लिबरेट नहीं करती। आगे समझ में ये रहेगा। इसमें फोर्थ एप्लीकेशन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। 4 एप्लीकेशन हो गए इसके, उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें इसका क्या रहेगा। फिफ्थ एप्लीकेशन देखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना हम इसी सीरीज से किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमें इस सीरीज में मेटल्स के आगे जो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी हुई है, यदि इनकी हमें वैल्यू पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिफ्थ एप्लीकेशन में लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सेल ईएमएफ, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल की जो गणना होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो कैलकुलेशन होती है उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड यानी कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में एनोड वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये याद करने के लिए अपने पास ये होना चाहिए। और ये हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले तो हमें देखेंगे किस कौन से मेटल्स का क्या बना हुआ है, और इस फॉर्मूले में जो रखने हैं ना ये दोनों ही, ये मत करना कि एनोड का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इस रखना इस फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही है, वो यहाँ से देख के रखने हैं। ठीक है, तो अपने को ये पता हो कि जिंक का हमने एनोड बना लिया तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको यहाँ रख देंगे, एनोड बनाए। कॉपर का कैथोड बनाया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ रख देंगे। कॉपर वाले में से जिंक वाले को माइनस करेंगे तो फॉर्मूले जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा, उस पूरे जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को मिलाकर के बनाया गया जो सेल है उस सेल का सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सेल ईएमएफ है, वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे निकलेंगे इनको हम। देखें उसके बाद में सिक्स्थ एप्लीकेशन देखेंगे। सिक्स्थ में हम क्या करेंगे वो देखें। सिक्स्थ एप्लीकेशन में हम ये पढ़ेंगे कि एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए सिक्स में अपने पास देखो एप्लीकेशन क्या आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है अपनी, हम ये देखेंगे कि कोई सेल बनाया हुआ है, उस सेल में वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए किस प्रकार से हुआ, मान लीजिए जिंक है, सेल डायग्राम बना रही हूँ मैं एक, और जिंक सल्फेट है, आप फर्स्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, CuSO4 है, आप फर्स्ट में आ गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी Cu कॉपर सोलिड स्टेट। ये इस प्रकार से अपने पास ये सेल डायग्राम है। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इस प्रकार से होगी। एक इसे उल्टा भी बना सकते हैं ना, कि मान लीजिए हमने ऐसे बना लिया कि कॉपर का तो क्या बना लिया, ये एनोड है इस बार, और ये क्या है, कैथोड है। यदि क्योंकि एनोड सेल डायग्राम में एनोड है वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कैथोड को राइट साइड में लिखते हैं। यदि हमने इसको उल्टा कर दिया, कॉपर का एनोड
बना लिया और जिंक का क्या बना लिया, कैथोड बना लिया। इसको हम ऐसे लिखेंगे Cu कॉपर सल्फेट aqueous फॉर्म में, और यहाँ पे जिंक सल्फेट aqueous फॉर्म में है, और उसके साथ में आ जाएगा जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में। दो सेल डायग्राम बना लिए। इसकी जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी इस सेल की, हमें देखेंगे कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है कौन सी वाली नहीं होती। ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी इस वाले की। इसमें होगा जिंक Zn+2 प्लस में Cu, और इसमें आएगा Zn Cu+2, क्योंकि जिंक ये एनोड है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में जिंक मेटल से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगी। तो यहाँ पे बनेंगे Zn+2 आयन aqueous फॉर्म में, और प्लस में क्या बनेगी, कॉपर इस जिंक से, जिंक द्वारा डोनेट किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर है वो ग्रहण करेगा और कॉपर सॉलिड में चल जाएगा। ये होगी। यदि ये हो तो इसका मतलब इस बार ये तो क्या है, एनोड है, और यहाँ पे ये जिंक क्या है, कैथोड है। तो होगा क्या, एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसमें क्या होगा कि कॉपर तो क्या है इस फॉर्म में, साथ में Zn+2 है वो आयंस की फॉर्म में। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होने से कॉपर एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये जिंक ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे बनेगा कॉपर Cu+2, और ये aqueous फॉर्म में, प्लस में जिंक है वो आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। अब ये ध्यान रखना कि इस वाले में जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Cu+2 आयन का कॉपर में हो रहा है रिडक्शन, जबकि इस वाले में कॉपर का Cu+2 में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Zn+2 आयनों का Zn में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। होगी तो रिएक्शन। अब देखना है कि ये इनमें से सही कौन सा, दोनों तो हो नहीं सकते, एक सही होगा। और पीछे हमने सेकेंड या थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा था कि अपने से ऊपर वाली जो मेटल्स होती ना, ऊपर वाली मेटल्स है वो नीचे वाले मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली मेटल्स से ऊपर वाली को इलेक्ट्रॉन देती नहीं देती। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इस कारण से ऊपर वाली मेटल्स है वो नीचे वाली को इलेक्ट्रॉन दे देगी, लेकिन नीचे वाली मेटल्स है वो कभी भी ऊपर वाली मेटल्स को इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल में जिंक तो देखो यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो जिंक तो ऊपर है कॉपर नीचे है। तो ये हो सकता है कि जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर से ज्यादा है। तो वे रिएक्शन जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर को इसमें दे रहा है, तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन जिसमें कॉपर दे रहा है जिंक को इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे वाले धातु ऊपर वाले धातु को इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कम है इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते जब तक जिंक है, नहीं त्याग सकती तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती, और इस प्रकार के किसी भी सेल का फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकता है। तो कौन सा सेल बनेगा, सेल वो बनेगा जिसमें जिंक एनोड हो कॉपर कैथोड हो और ये वाली रिएक्शन है वो संपन्न होती है। आगे समझ में। तो इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किसी भी रिडक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका पता लगा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि यदि हम कॉपर की छड़ होती है उसको यदि जिंक के आयनों के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो कोई किसी प्रकार की रिएक्शन है वो नहीं करती, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकती जिंक की प्रेजेंस में, तो ऐसी रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। इस कारण से बोला जाता है कि कॉपर की छड़ डाल दी जिंक आयनों के विलयन में, जिंक आयनों के विलयन में, ये जिंक आयनों के विलयन, इसमें कॉपर की छड़ डाल दी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि कॉपर आयनों के सॉल्यूशन में जिंक की रोड है वो डाल देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होगी, जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कॉपर के आयन से। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जबकि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है वो नहीं होती है। उसके बाद देखें इसके एक दो एप्लीकेशन हो गए। इम्पोर्टेंट वाले एप्लीकेशन सिर्फ कितने ही थे, और एक दो और हैं वो देख लें। उनमें क्या आता है जो बची है उनमें, उनमें आएगा ये, एक तो पूछ जाता है इसमें कोरिजन होता है ना, आयरन का कोरिजन, उसका क्वेश्चन आता है। तो इसमें आता है कि आयरन का तो कोरिजन हो जाता है, क्योंकि वो आयरन क्या करता है, आयरन है वो रिएक्शन करेगा वायुमंडल की एटमॉस्फेरिक की O2 से, रिएक्शन करने के बाद में ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड बनते ही हम कहेंगे कि उसमें क्या हो गया, उस आयरन का कोरिजन या संक्षारण हो जाता है, जिससे लोहा है हमारा नष्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयरन था एटमॉस्फेरिक O2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है वो बन जाएगा। आयरन का ऑक्साइड बन गया,
सॉरी इसका फॉर्मूला दूसरा होता है Fe3O4 के रूप में बनता है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस कारण से ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके वो ये खुद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। लेकिन यदि हम लोहे की कोई भी एक रोड है, उसके ऊपर यदि लोहे से कम रिएक्टिविटी वाली, कम क्रियाशीलता वाली मेटल्स की कोई लेयर बना दे, अपने को पता है इस केमिकल सीरीज के अंदर जो मेटल्स आयरन से नीचे हैं उनकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो यदि हम इसके ऊपर, हालांकि सिल्वर धातु तो क्या होती है, महंगी होती है, इससे नीचे वाली कोई भी धातु उसकी परत चढ़ा, जैसे हमने कॉपर की इसके ऊपर परत चढ़ा दी, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है आयरन से, इस कारण से कॉपर है वायुमंडल के ऑक्सीजन से कम क्रिया करेगा, इस कारण से लोहे का संक्षारण है वो रुक जाता है। तो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता लगा सकते हैं कि लोहे के ऊपर ऐसी कौन सी मेटल्स की लेयर बनाए कि इस आयरन का संक्षारण या कोलिजन है वो रुक जाए। और एक ये इसमें आता है कि ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड का पूछे 7 नंबर पे देखें, इसका 7 नंबर कोलिजन वाला हो गया, 8 नंबर पे देखें नेचर ऑफ ऑक्साइड। उसके लिए आता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर से नीचे वाले जो होते हैं उनकी, नीचे वालों की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जबकि सिल्वर से कॉपर से नीचे वालों की धातुओं में धनों गुण क्या होता है, कम होता है, इस कारण से उनके ऑक्साइड है गर्म करने पे क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। सिर्फ ये दिए हुए कि कॉपर से नीचे जो मेटल्स हैं उनका धन विद्युतीय गुण होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो कम होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर आता है नीचे आते ही, और ऊपर की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है। इसलिए आता है कॉपर से नीचे जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर की मेटल्स है, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, इनको गर्म करते ये टूट जाते हैं और इनमें से ये ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं। इसके अलावा जो मरकरी है उसका ऑक्साइड भी इसी प्रकार से होगा, Hg प्लस में हाफ O2, इस प्रकार से आगे समझ में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, कम रिएक्टिव होती है, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होने के कारण से क्या होगा, इनमें इनके जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो वीक होते हैं और थोड़ा सा उनको गर्म करने पे भी टूट कर या वियोजित होकर के इसमें से O2 गैस मुक्त हो जाती है। ये था आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।